नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र चौथे दिन की कार्रवाई के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के आखिरी दिन भी पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहे। कांग्रेस के सभी विधायकों ने किसान, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, जल भराव जैसे मुद्दे को सदन में उठाया, तो वहीं सत्र की आखिरी दिन सीएम नायब सिंह सैनी ने भी सदन में कई मुद्दों को रखा। सीएम सैनी ने कहा, पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज व शहरी क्षेत्र में 50 गज के प्लाट पर स्टैंप ड्यूटी को 0 कर दिया गया। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में कलेक्टर रेट तय करने का कोई फार्मूला नहीं था। बिल्डरों और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया गया। किसान की स्थिति बेहाल होती रही, लेकिन हमारी सरकार ने एक ऐसा फार्मूला के तहत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कलेक्टर रेट बढ़ाए। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र में वैष्णो देवी, जम्मू के डोडा और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू व मनाली तथा अन्य स्थानों में हुए जानमाल के नुकसान के संबंध में एक प्रस्ताव रखा, जिसके तहत हरियाणा विधानसभा के सभी सदस्यों ने खड़े होकर इन क्षेत्रों में हुई आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। प्रस्ताव रखने के दौरान विज ने कहा कि गत दिवस माता वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते पर पहाड़ खिसकने से 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस प्रकार कुल्लू और मनाली पर्यटन स्थल पर भी काफी ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ। ऐसे ही में जम्मू के डोडा में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ, जबकि अभी पूरा आंकड़ा नहीं आया है। इसलिए वे चाहते हैं कि जिन लोगों की इन आपदाओं के कारण जानें गई हैं, उनकी शांति के लिए प्रार्थना की जाए। बता दें कि सत्र के दौरान मंत्री अनिल विज ने सदन में एक प्रस्ताव रखा कि जम्मू कश्मीर और वैष्णो देवी और कुल्लू मनाली में हुई आपदा के कारण जान गंवाने वाले लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए, जिस दौरान सभी विधायक उन्हें खड़े होकर सभी दिवंगत आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखा। बुधवार को लाडवा के गांव बकाली के पास अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी पांव में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे लाडवा के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल ने बताया कि दिनांक 26 अगस्त को अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम अपराध तलाश के संबंध में लाडवा एरिया में गश्त पर थी। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति जिसके पास अवैध असला है, वे गांव बकाली से संबलखा रोड पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा है। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी से 2 पिस्टल, देशी, 4 जिंदा रौद बरामद हुआ तथा मौके से 3 खोल, 1 सिक्का बरामद हुआ। हमारी टीम को सूचना मिली थी कि बकाली गांव का रहने वाला एक लड़का है अरमान, जो कुछ महीने पहले ही जेल से बाहर आया है और वो गोली चलाने के केस में अंदर था। उसके साथ एक लड़का है, नौजवान लड़का, जो बाहर का है और उसके पास जो लड़के के पास हथियार हैं। तो सूचना पाकर हम तुरंत बकाली गांव की तरफ गए। उन्होंने बताया था कि बकाली से जो संभालका सड़क जाती है, उस सड़क की तरफ दोनों गए हैं। तो वहाँ जब हम संभालका की तरफ गए तो एक लड़का हमें दिखाई दिया सड़क किनारे खड़ा हुआ, मुखबर के बताए हुए अनुसार। और जैसे ही पुलिस पार्टी उसके पास गई तो उस लड़के ने सड़क किनारे से कोठे की तरफ भागना शुरू किया, खेतों में बने कोठे की तरफ। और जब उसको बार बार रुकने के लिए कहा तो उसने दोनों हाथों में हथियार से जो लिए हुआ था उसने पुलिस की तरफ फायर किए और जवाबी कार्रवाई में उसकी एक टांग पे गोली लगी है, जिसको तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 77 स्थित केएलजे सोसाइटी के बेसमेंट में विनोद कौशिक नाम के युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर
सुरेश नामक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद युवक को घायल अवस्था में फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पीड़ित की शिकायत पर थाना बीपीटीपी क्षेत्र में विनोद कौशिक व उसके अन्य साथी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि विनोद कौशिक निवासी जुन्हेड़ा, जिसकी पत्नी मेघा कौशिक शिकायतकर्ता के दोस्त नरेश व उसकी पत्नी के साथ उत्तराखंड घूमने गई थी। इसके बाद जब वो उत्तराखंड से वापस लौटी तो शिकायतकर्ता सुरेश व अन्य सेक्टर 77 स्थित केएलजे सोसाइटी के बेसमेंट में गाड़ी खड़ी करके सामान उतार रहा था। तभी वहां पर विनोद कौशिक अपने अन्य साथियों के साथ आया और सुरेश को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आज 27 अगस्त को थाना बीपीटी में सुरेश वासी डीएलएफ मॉडल टाउन सेक्टर 10 ने एक शिकायत दी, जिस पर थाना बीपीटी में हत्या के प्रयास व शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता सुरेश ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका सेक्टर 9-10 में एक सैलून है, जहां पर मेघा वाइफ ऑफ विनोद कौशिक रेजिडेंस ऑफ जुन्हेड़ा गांव मैनेजर के पद पर काम करती है। जो 24 अगस्त को शिकायतकर्ता मेघा के साथ वह अपने अन्य दोस्त नरेश व उसकी पत्नी दुर्गेश के साथ उत्तराखंड घूमने गए थे। जो उसके बाद 27 तारीख को वो वापस अपने फरीदाबाद आए थे। जो नरेश के फ्लैट केएलजे सोसाइटी सेक्टर 77 में आए थे, जहां पर बेसमेंट में अपना सामान उतार रहे थे। तभी वहां मेघा का पति विनोद कौशिक अपने एक अन्य साथी के साथ आया और उसने जो शिकायत करता है सुरेश कुमार पर फायर किया, जिसमें उसको गोली हिट हुई। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बैंक्वेट हॉल में इस बार भी 3 दिवसीय भव्य गणपति उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणपति की शोभा यात्रा से हुई, जिसमें बैंड बाजों और आकर्षक झांकियों के साथ गणपति की मूर्ति की स्थापना की गई। बता दें कि भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला। महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने विशेष प्रस्तुतियां दी। वहीं भजन गायकों ने गणपति की स्तुति कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। दरअसल साल 2016 से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हर साल की तरह इस साल 3 दिवसीय गणपति उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम के तहत 3 धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और अंतिम दिन 29 अगस्त को विसर्जन किया जाएगा। आज के लिए जो देती है हड़ताल की पार्टी दर्शन करें तरक्की की मतदान का वेट न करें। हर चले आज कल और परसों शाम को 6 बजे विसर्जन है। दिन में 12 से 3 और शाम को 6 से 10 तक ये कार्यक्रम चलेगा। सभी लोग इसमें आमंत्रित है और आए अपना भोजन प्रसाद का आनंद में, भजनों का आनंद में सभी से आशीर्वाद मांगे कि फरीदाबाद और हरियाणा की देशवासियों में बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देश के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में भी 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। उत्साह और श्रद्धा के साथ विधिवत पूजा अर्चना के बाद बप्पा को घरों और चौराहे पर लगे बड़े बड़े पंडालों में स्थापित किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा का श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। रेवाड़ी में बप्पा के करीब 21 पंडाल सजाए जाते हैं और सैकड़ों घरों में उनकी स्थापना की जाती है। कोई भी
मंगल कार्य गणपति जी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई भी मंगल कार्य, शुभ कार्य करने से पहले हम गणपति जी की आराधना करते हैं, उन्हें मनाते हैं ताकि हमारा शुभ कार्य जो है वो पूरा हो। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम गणपति जी को बहुत ही धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना करके अपने अपने घरों में लेकर जा रहे हैं। उनकी स्थापना करेंगे, 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करेंगे और जितनी हमसे सेवा हो पाएगी हम गणपति जी की करेंगे। क्या कहेंगे, मन में सबके उत्साह है, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज सब इकट्ठा है। 15 सालों से निरंतर चलता आ रहा है जी, धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिन तक ऐसा है जी, रोजाना 10 दिन तक झांकियां निकलती है, भजन कीर्तन होता है, रात को 12 बजे तक झांकियां चलती है, ठीक है। और विसर्जन के दिन, अंतिम दिन भव्य भंडारा होता है मोहल्ला मुक्तिवाड़ा में। इस साल गणेश उत्सव ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल की तरह हम इस साल भी गणपति बप्पा की स्थापना कर रहे हैं और धूमधाम से उसको लेके जा रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही संतुष्टि मिलती है, पूरा मतलब पीस एक मिलता है, अच्छे से बिल्कुल शांति लगती है। बिल्कुल गणपति बप्पा की स्थापना करने के लिए हमें बहुत शांति और चाहिए, जो कि गणपति बप्पा के घर में आने से घर में संतुष्टि, सुख, शांति बनती रहती है। ये कम से कम 40 साल पहले से यहाँ महाराष्ट्र वालों ने स्थापना चालू करी थी। हमारे यहाँ पांडुराव जी थे, बहुत ही पुराने आदमी थे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ स्थापना चालू करी थी। फिर भगवान दास जी आए, फिर नारायण आया, नामदेव आए, ये 5-7 उन्हें यहाँ टोली बना रखी है। ये प्रॉपरली महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं और ये गणेश चतुर्थी से ही आज के दिन से स्थापना करते हैं। अभी थोड़ी देर में ही मुहूर्त होने वाला है, यहाँ गणेश जी पधराए जाएंगे और विसर्जन बहुत धूमधाम से विसर्जन होता है, बहुत ही धूमधाम से 10 दिन तक पूजन होती है, सुबह शाम आरती होती है। इसमें सुंदरकांड का पाठ भी होता है, बच्चों का प्रोग्राम भी कराते हैं। अभय चौटाला रतिया पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को रोहतक में ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस पर होने वाले रैली का निमंत्रण दिया और सभी कार्यकर्ताओं से रैली में बढ़ चढ़कर पहुंचने का आह्वान किया। इस मौके पर अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना कसा। अभय ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है। उन्होंने सरकार पर नशा माफिया को सह देने का भी आरोप लगाया। प्रदेश का युवा बेरोजगार है। 25 तारीख को 24 साल का जन्मदिन है जी। अब तक मैंने 38 विधानसभा क्षेत्र जो है कार्यकर्ताओं के जाकर के निमंत्रण दिए। ये 39वां विधानसभा 40वां विधानसभा क्षेत्र था। आपने देखा है 3 दिन से यहाँ बारिश हो रही है और बहुत सारा इलाका रतिया से कटा हुआ है। मैं अभी जब टुहाना से आ रहा था तो टुहाना से रतिया पहुंचने में 1.5 घंटा लगा जी। इतनी बुरी हालत है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आया हुआ था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता फिर से इकट्ठा हो गया। कांग्रेस के हिसार जिला अध्यक्ष बृजलाल बहबलपुरिया ने नारनौद में बुड़ाना रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी वोट चोरी की सरकार है, इनकी पोल खुल चुकी है। राहुल गांधी बिहार में लोगों को आगाह करने का काम कर रहे हैं। अब देश की जनता वोट चोरी की सरकार नहीं बनने देगी। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। सरेआम गुंडे लोगों को धमकियां दे रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री सारा नजारा देख रहे हैं। हमारे नारनौद हलके से विधायक जस्सी पिटवाड़ को भी पिछले दिनों जान से मारने की धमकी मिली थी। अब जनता का प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। साथ ही कहा कि पूरे जिले में जो भी कांग्रेस पार्टी नेता और जो कार्यकर्ता हताश होकर घर बैठ चुके हैं, उनको फिर से सक्रिय कर पूरे जोश के साथ मैदान में खड़े करने का काम किया जाएगा। इलेक्शन के दौरान तो बैन करते हैं, फिर उनको फेंक दिया जाता है। वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उस कार्यकर्ता तक जाएंगे जो आज तक कभी किसी उपेक्षा होती रही है। सब साथियों को
हम इकट्ठा करके साथ करके चलेंगे। नारनौंद के अंदर 23 टीटार्थी थे, सभी से मेरी बात हो चुकी है, सभी से बात हुई है, सभी ने मान सम्मान दिया। और कुछ साथियों ने ये बोला आप पहले शख्स हो जब उन्हें नॉमिनेशन टिकट का फाइल करने से पहले, आज पहले आप बात करते हो। तो मैं जब भी अध्यक्ष बना उससे पहले ही मैंने चंडीगढ़ को फोन कर दिया था कि पूरे हिसार जिले के जितने भी विधानसभा है उसके सभी टीटार्थी की लिस्ट मेरे पास भेजो। अब राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट बागडोर संभाल ली हरियाणा की। 32 जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं उनको बागडोर राहुल गांधी ने दी है। वो पहले उनका कैरियर ऐसा नहीं रहा कि उनके पिताजी एमएलए रहे, उनके दादा एमपी रहे हो, उनका भाई एमएलए रहे हो। ये ऐसे शख्स हैं जो अपने दम के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करते हुए ऊपर आए। और ऐसे निखरे हुए आदमियों को राहुल जी ने दिल्ली बुलाकर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप एकजुट होकर चलें। और जो विघटनकारी शक्ति हैं, जो बीजेपी वाले हैं, जिन्होंने देश को बांट रखा है, हर लेवल पर बटा हुआ है, बेरोजगारी के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर। और बास बहुत बड़ा काम है। बास से मनोज आए हैं। मनोज आप आगे आवाज मनोज। जुलाना क्षेत्र के केरला गांव में बैंक का लोन न भरने पर बैंक ने मकान पर ताला लगा दिया। कंपनी के मैनेजर राहुल ने बताया कि गांव केरला में जुनेजा पत्नी सहित साहिल ने हमारी इंडिया सेंट्रल फाइनेंस कंपनी हिसार से करीब 7,43,000 हाउस लोन लिया था, जो जुनेजा ने हाउस लोन की किस्त न भरने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट शालिनी लाठार, तहसीलदार जिंद, अतिरिक्त तहसीलदार जुलाना की देखरेख में सेंट्रल फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने मकान पर कब्जा कार्रवाई करके मकान को सील कर दिया। पहले भी कब्जा कार्रवाई के दौरान जनता सरकार मोर्चा व्यक्तियों ने अगवाई करके कब्जा कार्रवाई में दखल डाल दिया था, जिसके चलते आज पुलिस प्रशासन और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कंपनी द्वारा मकान पर कब्जा कर लिया गया। करेला गांव में जो आज कब्जा कार्रवाई थी, इनमें ये अपना सरफेसी के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने कब्जा कार्रवाई की। लोन जो था अपना ये होम लोन लिया था इन्होंने 2.5 साल पहले थे, अकाउंट एनपीए हो चुका था और इस चक्कर में इनको पहले सारे नोटिस वगैरह सर्व कर दिए गए थे, 3 बार इंटीमेशन दे दिया गया था। उसके बाद इसको सरफेसी के अकॉर्डिंग हमने इस पे कब्जा कार्रवाई किया। सर अभी तो सर देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी एक्चुअल अमाउंट क्या है डेफर होता रहता है, मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर सक्रिय हैं। कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सभी एक मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस मिशन के साथ शहर के हर व्यक्ति, हर संस्थान को साथ जोड़ा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले लोगों की मानसिकता में बदलाव लाकर स्वच्छता अभियान को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला नगर आयुक्त प्रशासन के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान को लेकर अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। इससे पहले उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सभी अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई कि अपने अपने कार्यालय, घरों व आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाएंगे और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करेंगे। इसमें जैसा मैं आपको बताऊंगा कि 2 ऐप जो है वो बनी हुई हैं। एक भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है, शहरी निकाय मंत्रालय जो है, उनकी स्वच्छता ऐप है। कोई भी नागरिक उसको इंस्टॉल कर सकता है अपने मोबाइल और ओटीपी एंटर करके, और उसमें अपनी फोटो जहाँ पे वो ग्रीवेंस है वो डाल सकता है। उसमें कई विषयों पे, ना केवल कचरे पे, लेकिन वो चाहे सीवर की समस्या बाकी पे भी डाल सकता है। और दूसरी है ई समाधान जो ऐप है, वो हमारे जो हरियाणा शहरी निकाय विभाग है उनकी ऐप है। दोनों ऐप में से कोई से पे भी वो डाल सकता है। साथ ही हमारे जो अधिकारियों की ड्यूटी है, जो नियर बाय अधिकारी है, उसको भी वो डाल सकते हैं। हम एक डेडिकेटेड फोन नंबर भी अभी कुछ दिन में लॉन्च करेंगे आपके माध्यम से,
जिससे आमजन उस पर भी व्हाट्सएप कर सकता है जो ऐप नहीं चला सकता या नहीं चलाना चाहता। तो ये एक प्रक्रिया रहेगी। अभी हमारा इस हफ्ते में जो म्युनिसिपल काउंसिल है वो अपनी मशीनरी को, अपना जो रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको सुधारने की वो प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। रतिया ने घग्गर के बढ़ते जलस्तर से लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। बता दें कि रतिया और आसपास के इलाकों से होकर गुजर रही घग्गर का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। लोगों ने बाढ़ प्रबंधों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इसके लिए फिलहाल कोई प्रबंध नजर नहीं आ रहा। किसानों को डर है कि अगर घग्गर का जलस्तर और बढ़ा तो पंजाब जैसी स्थिति न बन जाए। लोग पहले ही 2023 में घग्गर में आई बाढ़ को झेल चुके हैं। ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਮਰ ਗਈਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟਿਵ ਬਣ ਨਾ ਜਾਣ। ਖਰ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਠੀਕ ਖੜੇ ਹੈਗਾ ਖਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਧਿਆਗਾ ਤੇ ਆ ਪੁਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਕੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ। ਬਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਰਤੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4-5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਨਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਰਾਵੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਬਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ। गोगामेड़ी का मेला इन दिनों पूरे परवान पर है। राजस्थान के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ और जावीर योगा जी महाराज की समाधि पर माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं पूरे 1 महीने तक चलने वाले इस गोगामेड़ी मेले का भाद्रपद कृष्ण पक्ष का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण किए हुए आते हैं और चारों ओर पीले ही पीले वस्त्र नजर आते हैं। अब द्वितीय चरण में भाद्रपद शुक्ल पक्ष में श्रद्धालु धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए हैं। सरकार का ये निरंतर प्रयास रहता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए सुविधाओं का विकास किया जाए। क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ कच्ची भूमि और रेत है, तो परमानेंट व्यवस्थाएं सरकार द्वारा अभी तक हो नहीं पाई है। तो हमारा ये निरंतर प्रयास रहता है कि ऐसी अस्थायी सुविधाएं विकसित करें जिससे आने वाले श्रद्धालु को किसी प्रकार की समस्या का समाधान ना करना पड़े और उन्हें जैसी सुविधाएं पक्के माहौल में मिलती है वैसी मिल सके। श्रद्धालुओं के लिए हमने मंदिर परिसर को इस बार उपयोग में लिया है और उनके लिए अतिरिक्त स्टील की बैरिकेडिंग का निर्माण करवाया है, ताकि वो आराम से पंखे, कूलर और फुहारे वाले पंखों से गुजरते हुए उनका आनंद लेते हुए एलईडी टीवियों पर दर्शन करते हुए मंदिर तक पहुंचे और दर्शन करके आनंद का अनुभव करें। यहाँ पर श्रद्धालु के रुकने के लिए भी काफी समस्या आती है। तो हमारा ये व्यू रहा है कि जो कुंभ मेला हुआ है वहां से अनुभव आया था कि अगर वहां की तर्ज पर श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रुकने की व्यवस्था की जाए, उनके लिए शौचालय, स्नानघर की व्यवस्था की जाए।